अपना गृह कार्य पूरा करना सुनिश्चित करती है। निशा एक बच्ची, एक स्टूडेंट, एक लर्नर है जो अपना होमवर्क इसलिए सुनिश्चित कर रही है करना कि क्योंकि अगर वो होमवर्क नहीं करेगी तो उसका टीचर जो है वो उसको शर्मिंदगी महसूस करा सकता है, या फिर टीचर ने कहा है, और टीचर क्या है यहाँ पे, अथॉरिटी है, तो अथॉरिटी की बात मानना यहाँ जिम्मेदारी हो जाती है एक तरह से। तो अगर हम बात करें यहां ए ऑप्शन 62% लोग कह रहे हैं। चलिए समझते हैं। तो अगर हम बात करें निशा अपना गृह कार्य पूरा करना सुनिश्चित करती है ताकि गृह कार्य पूरा न होने के कारण अध्यापिका द्वारा शर्मिंदगी से बचा जा सके, यानी अथॉरिटी का अप्रूवल चाह रही है निशा, है ना। निशा, हमारे यहाँ भी एक बच्ची हैं जो कि आजकल नहीं आ रही है, कोल्ड की वजह से उनको छुट्टी दी हुई है, कहीं उनको भी कोल्ड ना हो जाए, यहाँ हो चुका है कई लोगों को कोल्ड, देखिएगा। तो अगर हम बात करें तो ये प्री कन्वेंशनल कह रहे हैं आप लोग सभी, जो कि गलत जवाब है। प्री कन्वेंशनल में पनिशमेंट से बचने के लिए आप आज्ञा का पालन करते हैं। क्या यहां कहीं भी पनिशमेंट की बात हुई? नहीं हुई, है ना, पनिशमेंट की बात नहीं हुई। यहां बात शेम की हुई या अथॉरिटी की बात को मानने की हुई। तो ये लॉ एंड ऑर्डर स्टेज हो गई, ये गुड बॉय नाइस गर्ल भी नहीं है ना। यहां पे वो अथॉरिटी को मानने की बात कर रही है कि टीचर की बात माननी चाहिए, और वो नहीं मानेंगे तो फिर अथॉरिटी से अप्रूवल नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो ये कन्वेंशनल स्टेज है, ये सेकेंड लेवल है। प्री कन्वेंशनल में तो सिर्फ टीचर की बात माननी, कोई फर्क नहीं पड़ता माननी चाहिए नहीं माननी चाहिए, उसको पनिशमेंट मिलेगी इसलिए वो होमवर्क पूरा करेगी। यहां पे ये नहीं लिखा पनिशमेंट मिलेगी, शर्मिंदगी महसूस करनी पड़ेगी, या फिर टीचर पूछेगा सब्जेक्टेड टू बाय हर टीचर कि भाई क्यों नहीं हुआ, और टीचर क्या है, अथॉरिटी है, और अथॉरिटी की बात मानी जाती है, अप्रूवल की बात होती है। गुड बॉय नाइस गर्ल कह लीजिए आप इसको, लॉ एंड ऑर्डर में तो चला ही जाएगा कि भाई माननी चाहिए। उसमें इन्होंने क्लियरली वैसे नहीं लिखा है, अगर ये उस तरह से क्वेश्चन बनाते तो फिर स्टेजेस दे देते। तो ये क्या है आपका सेकेंड लेवल है कन्वेंशनल। 3 लेवल होते हैं, फॉर्मल कुछ होता ही नहीं, पोस्ट ये हो नहीं सकता। तो ये क्लियर बात हुई। क्वेश्चंस में कंफ्यूजन होगी आपको थोड़ी थोड़ी। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, लेव वाइगोस्कीज थियरी मेनली फोकसेस ऑन एक्सप्लेनिंग द इंपैक्ट ऑफ डैश ऑन डैश डेवलपमेंट, यानी वाइगोस्की का सिद्धांत मुख्यतः डैश डैश के विकास पर पड़ने वाले प्रभाव की व्याख्या करता है। यानी किस चीज का प्रभाव किस चीज पर पड़ता है, किस चीज का प्रभाव किस चीज के विकास पर पड़ता है, ये पूछा गया है यहाँ पे। तो अगर हम बात करें, पहला ऑप्शन है बायोलॉजिकल मैचुरेशन का, जबकि वाइगोस्की तो जीन्स की, बायोलॉजी की, जैविक परिपक्वता की कोई बात ही नहीं करते, ये बात तो पियाजे करते हैं। इमोशनल डेवलपमेंट की थियरी दी है क्या वाइगोस्की ने? नहीं। कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थियरी दी है। एट्रीब्यूशन पैटर्न, मॉरल, नहीं। तो हमें पता है इंपैक्ट ऑफ किसका, कल्चरल टूल्स, सोसाइटी, कल्चर और लैंग्वेज, इन तीनों में से कुछ होगा। तो कल्चरल टूल्स का इंपैक्ट ऑन कॉग्निटिव डेवलपमेंट, के बच्चे के संज्ञान, उसकी समझ पे, उसके संज्ञानात्मक विकास पर कल्चर का, उसकी संस्कृति का प्रभाव पड़ता है, ये बात वाइगोस्की कहते हैं। रिवॉर्ड पनिशमेंट की बात ना पियाजे करेंगे ना वाइगोस्की करेंगे। तो सी ऑप्शन सही है, 88% लोग एकदम सही जवाब दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, अगेन एक और वाइगोस्की का क्वेश्चन है। फॉलोइंग वाइगोस्की, देखिएगा एक बार, फॉलोइंग वाइगोस्कीज थियरी अ टीचर शुड, यानी आप एक शिक्षक हैं और आप वाइगोस्की के सिद्धांत का अनुसरण करते हैं या वाइगोस्की के सिद्धांत को मानते हैं, विश्वास रखते हैं उसमें, तो आप क्या करेंगे? मतलब उनके ही वैल्यूज को, उनके ही थियरी को मानेंगे तो क्या करेंगे? पहला ऑप्शन है प्रोवाइड एप्रोप्रिएट स्कैफोल्डिंग टू स्टूडेंट्स बाय गिविंग हिंट्स एंड क्यूज, यानी बच्चों को संकेत और इशारे देकर उपयुक्त सहायता प्रदान करेंगे, टेम्परेरी हेल्प देंगे, स्कैफोल्डिंग देंगे। बात तो सही लग रही है, फिर भी बाकी ऑप्शंस चेक करेंगे। रेस्ट्रिक्ट कोलैबोरेशन एंड डिस्कशंस अमॉन्ग स्टूडेंट्स, अब जो लोग ठीक से प्रैक्टिस नहीं करते या लैंग्वेज को पढ़ के समझ नहीं पाते, उनके लिए ये कंफ्यूजिंग हो सकता है, ठीक है ना। अगर हम बात करते हैं, करा देंगे रुखसार, इतने आप नोट्स पढ़ लीजिए और जो मैंने वन शॉट लिए हुए हैं ईवीएस वगैरह के वो देख लीजिए, डोंट वरी, नहीं लगेगा मुश्किल। तो अगर हम बात करते हैं कि विद्यार्थियों के बीच सहभागिता और चर्चाओं पर प्रतिबंध लगाना, अब रेस्ट्रिक्ट का मतलब है रोक लगा दी आपने, बच्चे कोलैबोरेट करके ग्रुप में सीखें। प्रमोट होना चाहिए था, तब तो यही ऑप्शन सही हो जाता अगर एक वर्ड भी अलग होता तो, ठीक है ना, गलत हो गया। प्रैक्टिस टोटल नॉन इंटरफेरेंस ऑफ अडल्ट्स इन स्टूडेंट्स प्रोसेस ऑफ लर्निंग, यानी अडल्ट्स को इंटरफियर ही नहीं करना चाहिए, जबकि हम कह रहे हैं सपोर्ट की जरूरत है, जहां जरूरत पड़े सपोर्ट दें अडल्ट, ऐसा थोड़ी कि अडल्ट्स का कोई रोल ही नहीं है इनकी थियरी में। फ्रीक्वेंटली यूज नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, पनिशमेंट, रिवॉर्ड, इनका पियाजे और वाइगोस्की से कोई संबंध नहीं है, याद रखिएगा। तो प्रोवाइड एप्रोप्रिएट स्कैफोल्डिंग टू स्टूडेंट्स बाय गिविंग हिंट्स, बच्चा जहां अटके उसको हिंट दो, उसको हाफ सॉल्व प्रॉब्लम दो, स्टेप में मदद कर दो जहां अटके,
तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9। इसका फोल्डिंग होती है टेम्परेरी हेल्प, बच्चा जहां अटके उसको मदद करो। क्वेश्चन नंबर 9 है, अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम गिव्स प्राइमेसी टू। यहीं पे अगर लिख दिया होता एक प्रगतिशील कक्षा निम्न में से किसको प्रधानता देती है, या एक चाइल्ड सेंटर्ड जहां बाल केंद्रित है जो कक्षा, जहां बच्चे को सेंटर में रखा गया है, वो किस चीज पे फोकस करेगी। ऐसा क्लासरूम जहां पे बच्चा सेंटर में है वहां फोकस किस चीज पे होगा। टीचर्स प्रेफर्ड स्टाइल ऑफ टीचिंग, यानी टीचर को कैसे मजा आता है पढ़ाने में, टीचर के द्वारा अपनी मर्जी से सेलेक्ट किए हुए मेथड। फिर चाइल्ड सेंटर तो बची नहीं क्लास। और प्रोग्रेसिव एजुकेशन जॉन डुई ने दिया है, और लर्निंग बाय डूइंग की बात करते हैं, वो लर्निंग सोशल होती है, बच्चे एक्टिव होते हैं, ये सारी बातें होती हैं। और ये कह रहे हैं टीचर चूज कर ले, तो ये तो टीचर सेंटर्ड क्लासरूम होगी, लर्नर सेंटर्ड या चाइल्ड सेंटर्ड तो बची नहीं, बाल केंद्रित तो बची नहीं। फिर आता है हम बच्चे के अकॉर्डिंग, बच्चे की स्टाइल के अकॉर्डिंग मेथड चूज करते हैं, ना कि टीचर के अपना जो मन कर रहा है उस स्टाइल को चूज करेगा। कंप्लीशन ऑफ सिलेबस, यानी पाठ्यक्रम को पूरा करना, मतलब बस यही एम है हमारा कि हम सिलेबस को कंप्लीट कर दें। ये भी बच्चा सेंटर में नहीं है, या सिलेबस सेंटर में हो गया, सब्जेक्ट सेंटर्ड हो गई क्लासरूम, ये भी एक तरह से टीचर सेंटर्ड का ही फॉर्म हुआ एक। एग्जाम सेंट्रिक, अगेन बच्चा सेंटर में नहीं है। और प्रोग्रेसिव मतलब बढ़ता हुआ, बेहतरी के लिए प्रोग्रेस हो रही हो जिसमें। तो स्टूडेंट्स ओपिनियंस एंड एक्सपीरियंस, यानी बच्चे सेंटर में है। विद्यार्थियों के मत, यानी वो क्या सोचते हैं और उनके अनुभवों को सेंटर में रख के उस तरह की एक्टिविटीज डिजाइन की जाती हैं, तभी वो क्लासरूम प्रोग्रेसिव क्लासरूम कही जाएगी। और प्रोग्रेसिव क्लासरूम में या जॉन डुई ने कैसे स्कूल्स खोले, क्वेश्चन आ चुका है पहले, लैब स्कूल्स खोले। चलिए आगे बढ़ेंगे, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। यहां टीचर और बच्चे दोनों एक्टिव रहते हैं। ये भी क्वेश्चन आता है इस पे कि क्या प्रोग्रेसिव क्लासरूम में या चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम में कौन एक्टिव रहता है, सिर्फ टीचर, सिर्फ बच्चा, या दोनों, तो दोनों एक्टिव रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, हार्वर्ड गार्डनर से क्वेश्चन है, पढ़िएगा और जवाब दीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट एज पर हार्वर्ड गार्डनर्स कॉन्सेप्चुलाइजेशन ऑफ इंटेलिजेंस, यानी हार्वर्ड गार्डनर के बुद्धि के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सही है। अगर इनकरेक्ट लिखा होता तो जवाब बदल जाता, ध्यान से पढ़ना है। पहला ऑप्शन है, इंटेलिजेंस कोशेंट इज मोस्ट एक्यूरेट प्रेडिक्टर ऑफ वन सक्सेस इन लेटर लाइफ, यानी जो आईक्यू टेस्ट होता है वही आपकी सक्सेस को निर्धारित करता है, जबकि आईक्यू टेस्ट के अगेंस्ट है अगर देखें तो हार्वर्ड गार्डनर जो बहुबुद्धि का सिद्धांत देते हैं। गलत हो गया। बी ऑप्शन है, इंटेलिजेंस इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय एनवायरमेंटल फैक्टर्स, यानी एनवायरमेंट का कोई रोल नहीं है इंटेलिजेंस पे, ऐसा तो नहीं कहा गार्डनर ने, है ना, बल्कि वो तो एनवायरमेंट को महत्व काफी अच्छा दे रहे हैं। इंडिविजुअल्स पोजेस डिफरेंट लेवल्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंटेलिजेंस, यानी व्यक्तियों में विभिन्न प्रकार की बुद्धियों के विभिन्न स्तर पाए जाते हैं, यानी एक व्यक्ति में मल्टीपल टाइप्स या फिर मल्टीपल लोगों में मल्टीपल टाइप्स का इंटेलिजेंस होता है, और एक ही व्यक्ति में अलग अलग प्रकार की इंटेलिजेंस हो सकती है, बस लेवल अलग होगा। भाई ऐसा थोड़ी मैं गाना नहीं गा सकती, या मान लीजिए मैं कोई और काम नहीं कर सकती, बट हो सकता है जो टीचिंग का या लिंग्विस्टिक एबिलिटी है वो मेरी बेटर हो किसी और एबिलिटी से, इंट्रापर्सनल से, या फिर म्यूजिकल इंटेलिजेंस से। तो ये क्या हुआ, अलग अलग लेवल ऑफ इंटेलिजेंस पाया जा सकता है अलग अलग बुद्धि के प्रकार के अनुसार। तो मतलब गार्डनर ये कह रहे हैं कि इंडिविजुअल्स जो हैं वो अलग अलग लेवल का या अलग अलग काइंड की बुद्धि और अलग अलग लेवल पे रखते हैं, मतलब मात्रा भी अलग अलग हो सकती है बुद्धि की, और कई प्रकार की बुद्धि भी हो सकती है। 8 प्रकार की बुद्धि की इन्होंने बात की है एज पर एनसीईआरटी, वैसे तो ज्यादा है। मल्टीपल इंटेलिजेंस बहुबुद्धि का सिद्धांत है, ये आईक्यू टेस्ट को नहीं मानते, या फिर हम कहें इन्होंने कहा बुद्धि कोई सिंगल एबिलिटी या सिंगल एंटिटी नहीं है, कोई एक तत्व नहीं है, एक सिंगल फैक्टर बुद्धि नहीं है, मल्टीपल हो सकती है बुद्धि के प्रकार, और आईक्यू ये बात जज नहीं कर सकता। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर डी देखिएगा, ग्रुप टेस्ट, टेस्ट को ये महत्व नहीं दे रहे कि जो आपने आईक्यू टेस्ट में स्कोर कर लिया उससे पता चलेगा इंटेलिजेंस का, नहीं भाई, हो सकता है किसी का आईक्यू टेस्ट में बहुत अच्छा स्कोर ना हो सकता है वो म्यूजिक में बहुत अच्छा निकल जाए या किसी और फील्ड में अच्छा निकल जाए, तो लोग अलग अलग प्रकार से बुद्धिमान हो सकते हैं, ऐसा गार्डनर कह रहे हैं, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 है, अकॉर्डिंग टू कॉन्टेम्परेरी थियरीज, यानी समकालीन सिद्धांतकारों के अनुसार, यानी आज के समय में जो चल रहे हैं, व्हाट काइंड ऑफ क्लासरूम एनवायरमेंट फैसिलिटेट्स कॉग्निशन, संज्ञान को बढ़ावा कौन सा एक क्लासरूम का एनवायरमेंट देता है। संज्ञान बोले तो हमारा दिमाग, हमारी इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज, हमारी मेंटल स्किल्स, तो हमारे बच्चे की समझ के विकास को बढ़ावा कैसा एनवायरमेंट देगा, कराएंगे, डोंट वरी अभिलाषा। बताइए, ए ऑप्शन कह रहे हैं कितने परसेंट लोग, 66% लोग। चलिए समझते हैं। आप कह रहे हैं प्रिंट रिच एंड रिसोर्सफुल, यानी मुद्रक संपन्न, यानी जहां पे प्रिंट हो, क्लासरूम में चार्ट्स हो, पेंटिंग्स हो सकती हैं, या फिर आपके 3D मॉडल्स हो सकते हैं, यानी प्रिंट रिच मटेरियल आपका क्लासरूम होना चाहिए, बात तो सही है। फिर आते हैं रिसोर्सफुल, यानी संसाधन हो कक्षा में, या फिर संसाधन कम भी है तो आप उनको जो भी आसपास है उसको संसाधन के रूप में यूज करना जानते हो, इससे बच्चे का संज्ञान बेहतर होता है, बात सही है। लेकिन फिर भी ढूंढते हैं फियरफुल एंड थ्रेटनिंग, डरावने माहौल में कहां से बच्चे का कॉग्निशन डेवलपमेंट अच्छा होगा, कॉग्निटिव, इनएक्सेसिबल एंड
एक्सक्लूजनरी, यानी बच्चा क्या नहीं कर सकता, एक्सेस ही नहीं कर सकता बहुत सारे मटेरियल को, तब भी कोई फायदा नहीं है। डिडक्टिक एंड टेक्स्ट बुक सेंट्रिक, जबकि चाइल्ड सेंट्रिक चाहिए हमें और सिर्फ रूल से एग्जाम्पल की तरफ कोई चला जाए, ये कहना गलत होगा। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर कि मुद्रक संपन्न और संसाधन परिपूर्ण हमको एनवायरमेंट देना है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 12 पर। अब ये क्या कहता है, जेंडर। जेंडर क्या है भाई? अगर हम बात करें जेंडर की, तो जेंडर क्या है, बिना पोल के ही जवाब दीजिए। पोल वाले भाई साहब को खांसी और जुकाम का सामना करना पड़ रहा है, इसीलिए हम निशा को नहीं बुला रहे हैं आजकल, क्योंकि यहाँ और लोग पहले से ही अफेक्टेड हैं कोल्ड से, उसको भी हो ही जाएगा, मुझसे इनको हो गया। बस हमारी मेड जो है वो बची हुई हैं अभी। हाँ, अब ये बढ़ जाएगा, बस आपको ये देखना है विशाल के किस सेक्शन में कम आ रहे हैं नंबर, है ना। अभी हम काम करने वाले हैं। जेंडर इज, जेंडर क्या है, एक होता है सेक्स, दूसरा है जेंडर। तो हमें पता है जेंडर क्या है, आपको बताया था GS। जेंडर एक सोशल कंस्ट्रक्ट है, शेप्ड बाय सोशल स्ट्रक्चर्स, सामाजिक संरचनाओं द्वारा निर्मित होता है क्या, जेंडर। बात सही है या नहीं है? बिल्कुल सही है भाई। अगर हम बात करें जेंडर किसने बनाया, लड़कियां ये काम करेंगी, लड़के वो काम करेंगे, समाज के द्वारा। जेंडर इज अ सोशल कंस्ट्रक्ट या जेंडर एज अ सोशल कंस्ट्रक्ट एक टॉपिक है आपके सिलेबस में, ठीक है। टोटली डिटर्मिन्ड बाय हेरिडिटी। हेरिडिटी से तो सेक्स डिटर्मिन होगा, या बायोलॉजी से तो सेक्स डिटर्मिन होगा कि आप बॉडी से मेल हैं फीमेल हैं, वो बायोलॉजी है आपकी। जबकि जेंडर तो समाज में बनाए गए रूल्स हैं, ये कपड़े महिलाएं पहनेंगी, ये काम महिलाएं करेंगी, पुरुष करेंगे, समाज ने बनाया है। जेनेटिक्स का यहाँ कोई रोल नहीं है, कोई इनेट क्वालिटी नहीं है अंदर से, है ना। तो ये कई लोग कहते हुए आपको मिल जाएंगे, नहीं महिलाएं अच्छा खाना बनाती हैं। भाई जब जनरेशन से महिलाओं से खाना बनवाओगे तो वो ऑफकोर्स उस चीज का प्रभाव पड़ेगा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, वो नेचुरली उस चीज में अच्छी हो जाएंगे। कोई भी काम आप अगर एक्सपीरियंस से, और ज्यादा मौका किनको मिल रहा है, फीमेल्स को मिल रहा है किचन में मम्मी के साथ रहने का, तो वो ऑटोमेटिकली ही उस चीज का, तो उसमें ये नहीं है कि वो इनेटली अच्छी है, ये कोई इनेट क्वालिटी हो गई। एनवायरमेंट का उसमें बहुत बड़ा रोल है, जेंडर समाज का बहुत बड़ा रोल है जेंडर पे। तो शेप्ड बाय सोशल स्ट्रक्चर्स यानी ए ऑप्शन, सामाजिक संरचनाओं द्वारा निर्मित होता है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा एक बार, क्या कहता है ये, इन जीन पियाजेस थियरी, पियाजे की थियरी के अनुसार द एबिलिटी टू वर्क विद सिंबल्स टू रिप्रेजेंट एन ऑब्जेक्ट दैट इज नॉट प्रेजेंट इज कॉल्ड, यानी जीन पियाजे के सिद्धांत में किसी वस्तु के सामने ना होने की स्थिति में चिन्हों द्वारा उसे दर्शाकर काम करने की योग्यता क्या कहलाती है। मतलब अगर पेन मेरे सामने नहीं है तो मैंने लिख दिया पेन, PEN पेन, आपको समझ तो आ गया ना पेन की बात हो रही है, आपको समझ आ गया पेन की बात हो रही है। या रेड मेरे सामने नहीं है बट मैंने रेड लिख दिया, या ब्लू लिख दिया, मान लो रेड तो चलो ये कलर ही है, ब्लू लिख दिया। या फिर मैंने कहा नहीं आपको, बट आप देखते हैं रोड पे सिंबल लगा हुआ है कि भाई यहां से टर्न नहीं लेना है, तो आप समझ गए ना। किसी कोई खड़ा थोड़ी स्पेशली कहा है कि नहीं इधर नहीं मुड़ना है, नहीं मुड़ना है, ऐसा नहीं है ना। मतलब सिंबल्स के थ्रू सीखना कब आता है, ये आता है प्री ऑपरेशनल स्टेज में। सिंबॉलिक एज जिसको हम कह रहे हैं, सिंबॉलिक जो फंक्शन है जिसको सीमियोटिक फंक्शन कहते हैं, वो आपका 2 से 7 वर्ष में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में आ जाता है पियाजे के अनुसार, कि हम सिंबल्स के माध्यम से सीखने लगते हैं। अब वो हैरी पॉटर की तरह झाड़ू लेकर के और हैरी पॉटर की तरह उड़ने की कोशिश हो सकती है, शक्तिमान करके घूमना हो सकता है, वो सब क्या है, सिंबॉलिक है। कुछ हद तक देखा जाए तो मतलब छोड़िए, इस पर कभी और चर्चा करेंगे। तो ये सीमियोटिक फंक्शन है। सीमियोटिक फंक्शन बोले तो लाक्षणिक प्रकार्यता है,